हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। एक बार फिर हम आपके सामने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसर्शन रीजन की डिस्कशन करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है अब इस टाइम रिवीजन का, तो कॉपी पेन लेके रखिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। पहला असर्शन है हमारे सामने कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो वर्ड्स वुड्स रिएक्शन देता है और बनाता है 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हम वुड्स रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या ये कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता, स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। एंड रीजन इन्होंने दिया है कि वुड्स रिएक्शन जब हम करते हैं सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल हैलाइड हमेशा डबल अमाउंट देता है हाइड्रोकार्बन का। तो क्या ये सही है इसका रीजन इसका, और ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बता रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड राइट डाउन योर आंसर इन कॉपी एंड देन टैली विद मी। आई थिंक हमने पॉज करके कर लिया होगा आंसर। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमेशा वुड्स रिएक्शन अप्लाई करने के बाद यही कंपाउंड बनाएगा। अब स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। 2 and 2 पर 2 मिथाइल और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप बनेंगे एंड आईपैक नेम दिया है और 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा स्ट्रेट चेन में। अब रीजन ये दे रहे हैं कि वुड्स रिएक्शन जब हम अप्लाई करते हैं अल्काइल हैलाइड पर, तो हमेशा हमें डबल कार्बन का अमाउंट का जो हाइड्रोकार्बन है वो मिलता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन का हमने हैलाइड दिया था और हमें 8 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आईपैक नेम करके देखेंगे तो 8 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है ये। तो 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया है। तो जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है और जो उसका एक्सप्लेनेटरी रीजन है दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट सेशन पर आते हैं जल्दी से। इन मोनो हेलो एरीन्स, यदि हम एरीन्स ले रहे हैं और वो मोनो कंपाउंड है, एक ही हेलोजन एलिमेंट है उसके पास, तो फर्दर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पर ही वो हमेशा दूसरा हेलोजन भी जाता है। इसका रीजन क्या है कि हेलोजन एटम जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर है। इसका रीजन ये दिया गया है कि हेलोजन जो एलिमेंट अटैच्ड है वो रिंग डीएक्टिवेटर है, इसलिए ये ऐसा होता है। तो आंसर जो है वो, रीजन जो है वो ठीक नहीं है, असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मोनो हेलो एरिन्स को जब हम फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पर ही दूसरा हेलोजन एलिमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो रीजन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि रिंग डीएक्टिवेटर नहीं है हेलोजन, एक्चुअली इट इज रिंग एक्टिवेटर कंपाउंड। मतलब है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ने के बाद वो बन गया है डी एक्टिवेटर। सो यहाँ हेलोजन एलिमेंट इटसेल्फ जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन इसका रीजन जो बता रहा है वो करेक्ट नहीं है। इटसेल्फ ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर रीजन जो दे रहा है वो ठीक नहीं दे रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो थर्ड रीजन पर आते हैं हम उसके बाद। assertion नेक्स्ट का दिया है कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल जो है वो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव है उसके लिए देने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि इस केस में फिनोल जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड बना रहा है इसीलिए। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? फिनोल के केस में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो बनता है, फिनोक्साइड आयन जो बनेगा, वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है और जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, एंड प्लस ये कार्बोकेटायन जो बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी हो जाता है। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको असर्शन रीजंस क्लियर हो रहे होंगे। जैसे जैसे हम पार्ट्स डालते जा रहे हैं आपको ये करने का मेथड आ गया होगा कि असर्शन और रीजन कैसे किए जाते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट को पहले आप सोचेंगे कि वो ठीक है या नहीं, दोनों को सेपरेटली सोचेंगे एंड देन फिर ये देखेंगे कि वो रीजन जो उस स्टेटमेंट के लिए है वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, असर्शन पर। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। क्या ये ट्रू है कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है?
रीजन इसका, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्या ये ठीक है? रीजन इसका कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो उस फिनॉक्साइड आयन के चार्ज को डिस्पर्स को डिस्पर्स कर देता है रेजोनेंस की हेल्प से। इज इट ट्रू फॉर दैट? तो होल्ड करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन फिर सोचिए और आंसर लिखिए जल्दी से कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यस, ये ट्रू, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि जो पैरानाइट्रोफिनोल में जो एचायन देने के बाद जो फिनॉक्साइड उसमें आयन बनेगा वो नाइट्रो ग्रुप की हेल्प से, जो पैरा पॉइंट पर है नाइट्रो ग्रुप की हेल्प से वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है स्ट्रांगली, एंड देन वो उसके एसिडिक बिहेवियर को, जो एचायन देने की पावर है उसको बढ़ा रहा है। दैट्स वाई ये एसिडिक करेक्टर इसमें नाइट्रोफिनोल में जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली फिनोल से। तो देयर दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। इनको जरूर अच्छे से याद करिएगा। विद पोजीशन की ऑर्थो पॉइंट पर हो तो क्या इफेक्ट आएगा, एंड पैरा पर नाइट्रो ग्रुप हो देन किस टाइप से ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेशन का कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मल्डिहाइड्स। एरोमेटिक में जैसे आप बेंजोल्डिहाइड ले सकते हो वो, एंड फॉर्मल्डिहाइड, दोनों ही क्या करते हैं, दे अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन तो आपने अच्छे से याद की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन का। तो आपको ये सोचना है कि क्या बेंजोल्डिहाइड, मैंने एग्जांपल लिया है, बाकी आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और कोई भी सोच सकते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजोल्डिहाइड ये कैनिज़ेरो रिएक्शंस देते हैं। अब रीजन जो एक्सप्लेन किया वो ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मल्डिहाइड। तो उन्होंने ये बताया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है वो उतने ही रिएक्टिव हैं जितने कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टिव होता है। ये इसका रीजन दिया गया। तो क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक रीजन है, इसका एक्सप्लेन ठीक किया गया है? तो होल्ड करिए वीडियो एंड पोज करिए एंड देन फिर सोचिए। तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ इसका। स्टेटमेंट जो दिया गया है सर्शन दैट इज ट्रू कि दोनों कैनिज़ेरो रिएक्शंस देते हैं, बेंजोल्डिहाइड हो या फॉर्मल्डिहाइड हो, बोथ अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है वो उतने रिएक्टिव होते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको ये मिलना चाहिए था कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, दैट्स व्हाई दे अंडरगो द कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, यदि अल्फा हाइड्रोजन होती तो कैनिज़ेरो नहीं क्या दे रहे होते, ये एल्डोल कंडेंसेशन दे रहे होते। तो दैट्स व्हाई ये रीजन जो इसका दिया गया है वो करेक्ट स्टेट रीजन नहीं है इस स्टेटमेंट का। तो ये आप इसमें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे। तो वो मैं आपको बार बार नहीं बता रही हूँ हर वीडियो में कि आपको एक इसके लिए क्या स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, यदि दोनों ट्रू हैं देन क्या स्टेटमेंट, वो आपको वहां मिलेगा लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। चलिए तो जल्दी से लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द वाटर डिक्रीजेस। एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि मैं कहूँ फॉर्मल्डिहाइड तो बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है पानी में, फॉर्मलिन बनाता है, 40% सॉल्यूशन उसका फॉर्मेलिन बनाता है। और जैसे जैसे हम और हायर पर जाएंगे, एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, एसिटल्डिहाइड एंड देन प्रोपेनल्डिहाइड वगैरह जितने भी हैं हायर वन, तो उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको सोचना है ट्रू है या फॉल्स, एंड देन रीजन देखना है कि एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या ये इसका रीजन जो दे रहे हैं वो ट्रू है इसके लिए, या दोनों करेक्ट हैं भी या नहीं, वो आपको चेक करना। तो वीडियो पॉज करिए एंड देन देखिए। बुक में से चेक नहीं करना है, अपने दिमाग से चेक करना है कि क्या इसकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज ट्रू, कीटोन्स और एल्डिहाइड में जितना आर का ग्रुप बड़ा होता जाएगा, बल्किनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में कम होती चली जाती है। लेकिन जो रीजन दिया गया है दैट इज नॉट ट्रू। एल्काइल ग्रुप का ये जो रीजन एक्सप्लेन किया है इसके लिए वो ट्रू नहीं है।
क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक डिजॉल्व्स लाइक थ्योरी पर एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। दो चीजों पर ज्यादा डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी की। एक तो दोनों सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम होनी चाहिए, दोनों पोलर हों तो पानी मतलब पोलैरिटी है तो पानी में अच्छे से डिजोल्व होगा। एज वेल एज साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इतनी अमाउंट में निकलनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छे से हो पाए। ये रीजंस हैं, जबकि ये रीजन यहाँ एक्सप्लेन नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नॉट ट्रू फॉर दैट। नेक्स्ट लास्ट पर आते हैं फटाफट कि एसिटानोलाइड एसिटानोलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। एक्सप्लेन करना है, किया है इसके रीजन को कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन results in the decrease of electron density on nitrogen। अब मैं ये लास्ट, क्योंकि अब मैंने काफी पार्ट्स आपको 4 पार्ट्स करा दिए हैं और आई थिंक मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप अब अपने आप आंसर्स कर सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आज चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर इसका लिख कर भेजें कि क्या है स्टेटमेंट ठीक, दोनों क्या ठीक है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही रीजन बताई गई हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। जो भी आंसर है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आई विल वेट फॉर दैट। एंड यदि आपको इसमें भी कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है कि आपको बेसिक करेक्टर नहीं पता है, आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके। डीएसएल क्लासेस 24 एंड 12 दो हैं, 11th एंड 12th के लिए, तो ज्वाइन करिए, वहां आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो या फिर आप अनअकैडमी पर अपना एक डाउट पूछ सकते हो, जैसे कि उन्होंने लॉन्च किया है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। तो मैं इसलिए वो डाउट आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप कहीं भी डीएसएल क्लासेस पर या फिर अनअकैडमी पर पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हो, हाई क्वालिटी की वीडियो के साथ आपको वो मिलेंगे आंसर्स। एंड ये डाउट पूछने का तरीका क्या है कि पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर जो कैप्शन होगा आस्क अ डाउट, वहां पर आपको क्लिक करना है। जो आपको डाउट पूछना है उसकी आप पिक्चर लोगे या तो बुक से या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी है आपके पास तो गैलरी वहां से सेलेक्ट करोगे, या गैलरी में आपने पिक्चर सेव कर रखी तो वहां से सेलेक्ट कर लोगे। एंड देन उस पिक्चर को क्वेश्चन के उसके उस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आपको उस क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है एंड देन उस डाउट को आपको भेज देना है अनअकैडमी पर विद सब्जेक्ट। नीचे सब्जेक्ट जरूर डालना है कि मैथ्स है या फिर साइंस है, क्योंकि अभी मैथ्स और साइंस के ही डाउट्स दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सेलेक्ट करके आपको सब्जेक्ट डालना है एंड देन फिर अनअकैडमी पर सेंड कर देना है। और बस वेट करनी है आंसर आने की, जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ चीजें नहीं करनी है, ध्यान रखनी है ये आज पूछते हुए डाउट को कि एक डाउट एक ही बार में पूछना है। इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर ना हो, नहीं तो आप वेट करते रहेंगे और कहेंगे कि आपको बताया नहीं है इसमें कि आंसर्स नहीं आए। तो आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ब्लर्ड होगा, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा। यदि उसके ऑप्शंस हो तो आप एमसीक्यू के और सारे ऑप्शंस भी दोगे एंड सारे सब पार्ट्स के, यदि आपके तीन क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स हैं तो हर एक ने का आंसर नहीं आपको दिया जाएगा, आपको वो सेलेक्ट करना है जो आपको आंसर जिसका चाहिए। पूरे आंसर्स आपको तीनों चारों पार्ट्स के नहीं मिलेंगे, तो वो पोस्ट करना है सेपरेटली उन्हें। यदि आप सारा पूछना चाहते हो तो सेपरेटली हर एक को अलग अलग पोस्ट करो, ठीक है। और जब भी आप ये डाउट डालोगे पूछोगे तो वहां पर डीएसएल क्लासेस का कोड डालना नहीं भूलना है। तो फ्री डाउट क्लासेस हैं ये, फ्री डाउट सेशंस हैं ये, लेकिन आपको डीएसएल क्लासेस का कोड जरूर वहां पर डालना है। और इसके अलावा यदि आप 10% डिस्काउंट चाहते हो अनअकैडमी प्लस पर या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, जो कि फरवरी के लिए खुला है, तो आप क्या कर सकते हो, डीएसएल क्लासेस का कोड डालकर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक से ज्वाइन करना है, गोल सेलेक्ट करना है, ये सब है और मैंने हर बार बताए हैं आपको। लेकिन इनवाइट को डीएसएल क्लासेस डालना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अब हम करेंगे इनऑर्गेनिक के चारों पांचों पार्ट का रिवीजन। जितने भी लेसन उसमें कोऑर्डिनेट का लेसन आ रहा है, जैसे पी ब्लॉक डी एफ आ रहा है, तो उन लेसन्स का हम सेशन रीजन करेंगे
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।